नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है, मैं पंजाब में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम जानेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। हर 3 में से 1 लोग को ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। हमें ज़्यादातर यही पता होता है भी अगर हमारे शरीर में सारा दिन थकान रह रही है, शरीर गिरा गिरा सा रह रहा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सीधी लिंक्ड हैं। तो इन सबको जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखिए। हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है ये विटामिन D2 क्या है, D3 क्या है। सिंपल सी बात है, जो भी विटामिन डी हमें प्लांट बेस्ड सोर्स से मिलता है वो विटामिन D2 होता है, जिसको अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। जो एनिमल बेस्ड डाइट से मिलता है और हमारी बॉडी जो धूप में से बनाती है वो D3 होता है, जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, ये कोलिकैल्सिफेरॉल है जो D3 है वो D2 से ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है। तो प्लांट ऐसा क्या है जो बनाता है, मशरूम होते हैं जो, जब उनको मशरूम को धूप लगती है तो ये विटामिन डी बनाते हैं अपनी स्किन में। जब हम इसको खाते हैं तो हमें विटामिन D2 मिलता है। तो ये सस्ता होता है, इसी कारण जो भी भोजन में सरकार फोर्टिफिकेशन करती है या कंपनियां ऐड करती हैं विटामिन, वो प्लांट बेस्ड ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जो विटामिन डी है वो अपने आप में एक हार्मोन नहीं है। विटामिन डी हमारी बॉडी में जाके कुछ ऐसे तत्व बनाता है जो विटामिन डी के सारे काम करता है। तो वो ऐसी चीज़ें बनाने में हमारे पूरे शरीर में से 2 ऑर्गन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो लीवर, उसके बाद किडनी। अगर हमारा लीवर और किडनी ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो जितना मर्जी विटामिन डी का सप्लीमेंट ले जाओ या धूप में बैठो, तब भी विटामिन डी हमारी बॉडी में असर नहीं करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, जब भी धूप में से हमारी चमड़ी विटामिन डी बनाती है तो उसको बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसको D3 बोलते हैं। ये राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ दिखाया गया है ना, कोलिकैल्सिफेरॉल। ये कोलिकैल्सिफेरॉल हमारे लीवर में एक्टिव हो जाता है और कैल्सिफेरॉल नाम का एक तत्व बनाता है। ठीक है, ये कैल्सिफेरॉल ही आगे जाके किडनी में एक और सब्सटेंस बनाता है जिसको हम विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, जो सारा काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में काम करता है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है, जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ब्लड टेस्ट में कौन सी चीज़ डिटेक्ट करता है, उसमें कैल्सिफेरॉल डिटेक्ट करता है जो लीवर में एक्टिव हो चुका होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है भी लीवर और किडनी का दोनों का काम करना ज़रूरी है अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 ने अच्छी तरह काम करना है। तो विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, देखिए नॉर्मल जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है वो होती है 40 से 80 नैनोग्राम पर ml। ये नैनोग्राम में मेजर किया जाता है, लेकिन हम इसको कैटेगराइज करते हैं। 20 से नीचे हम डेफिशिएंट बोल देते हैं, 20 से 40 के बीच में हम इनसफिशिएंट बोल देते हैं। लेकिन अगर आपका विटामिन डी 15 से नीचे हो जाए तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इसमें पेशेंट ऑस्टियोमलेशिया या कई इमीडिएट बीमारियों में जा सकता है, तो वो ट्रीट करना बहुत जल्दी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है, देखिए कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, कुछ फैट में घुलते हैं। विटामिन डी फैट में घुलता है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, जितना हम ज़्यादा खाएंगे हमारी बॉडी में जो फैट है उसमें स्टोर हो जाता है। तो इसी के कारण इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा खा लिया जाए। ठीक है, अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम तो वही है, हमें सारा दिन थकान महसूस होती है, जिसको हम जर्नलाइज्ड वीकनेस बोल देते हैं, मलेज बोल देते हैं। ठीक है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है। उसके बाद बैक पेन बहुत रहती है, फटीग हो जाता है, जल्दी थक जाता है बंदा, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब और सिम्टम जो बीमारियां इससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, आप ध्यान से सुनिए। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, अच्छी तरीके से हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो कोल्ड, फ्लू वगैरह बहुत जल्दी होते हैं। जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होते हैं, वैसे ही विटामिन डी भी उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद
फीमेल्स में जो बाल झड़ते हैं उसके दो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं, एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, दूसरा हाइपोथायराइड। उसके बाद अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और आपकी मेमोरी लॉस, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। इन तीनों चीज़ों का एक और कारण भी होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जिसके बारे में मेरे एक फुल वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जिस भी पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद डेंटल कंडीशन, आपके दांत कमज़ोर रहते हैं तो डेंटल कैरीज वगैरह ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अस्थमा देखने को मिलता है पेशेंट्स में, और अगर उनको कोई चोट लग जाए तो वो चोट भरने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके बाद एक दो कंडीशंस और हैं, जैसे रिकेट्स है, छोटे बच्चों में पाई जाती है, आगे मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। ओस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बड़ों में पाई जाती है जिसमें बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इसी के साथ साथ एक और कारण है, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत ज़्यादा मेजर कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हाइपोथायराइड के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी फीमेल में इनफर्टिलिटी का एक मेजर कारण है। अब हम देखते हैं रिकेट्स, जो हमने पीछे पढ़ा था वो क्या चीज़ है। जो रिकेट्स है, अगर छोटे बच्चों में विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर 6 महीने से लेके 1.5-2 साल तक के बच्चे में इसके सिम्टम देखे जाते हैं। क्या चीज़ होती है, बच्चे का जो सिर है वो ज़्यादा आगे की तरफ बल्ज किया होता है, ठीक है, अनइवन शेप होती है क्योंकि जो सूचर हैं, जो फोंटेनेल हैं, वो बंद नहीं होते। अच्छा, बच्चे की जो लेग्स हैं वो बो शेप्ड हो जगती है, देखिए तीर की तरह, तीर कमान की तरह हुई हुई है ना टांगे दोनों। उसके बाद उसकी जो रिब्स हैं, जो उसकी छाती की हड्डियां हैं, पसलियां हैं, उस पे छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं जो कि एक नेकलेस सा बना देते हैं, ठीक है। इसको रिकेट रोजरी भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। उसके बाद उसकी जो स्पाइन है वो कर्व हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं भी एक तरफ उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ी हुई है। दांत जो हैं वो देर से आते हैं, बच्चा चलने फिरने में भी देरी करता है। इसके बाद बच्चे की हाइट भी छोटी रह सकती है। तो ये सारी जो कंडीशन है इसको रिकेट्स बोलते हैं छोटे बच्चों में। अब विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसके कारण क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण तो यही होता है भी हमारी बॉडी उसको अच्छी तरह से ना बनाए, क्योंकि कुदरत ने तो ये इंतज़ाम किया है भी विटामिन डी है वो हमारी बॉडी बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो मैं उसको अगली स्लाइड में डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगर आपको कोई लीवर की डिसीज़ है या किडनी की डिसीज़ है तो आपको बताया था ना विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तो आप जितना मर्जी सप्लीमेंट ली जाओ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे आपको आंतड़ियों में सूजन है, सीलिएक डिसीज़ है, या पैंक्रियाज की कोई बीमारी है, या आपको डायबिटीज़ है, तो उन केसेस में विटामिन डी की जो अब्जॉर्प्शन है, जो हमारी आंतड़ियाँ हैं उसको पचा नहीं पाती, अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसके बाद जो बच्चे बहुत ज़्यादा, जो छोटे बच्चों को माएँ साल 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करती रहती हैं, सिर्फ बाहरली चीज़ें नहीं खिलाती हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए, एक तो पहले ही मदर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ऊपर से बच्चे को वो अपना दूध पिलाती हैं जो कि 6-7 महीने बाद पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे का पेट भर जाता है और कुछ वो खाता नहीं है, विटामिन डी उसको प्रॉपर मिलता नहीं है, तो वो रिकेट्स में जा सकता है। उसके बाद जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। मैंने आपको बताया था ना, विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में जो भी चर्बी है उसमें जमा हो जाता है। तो जिन लोगों में चर्बी ज़्यादा होती है तो वो विटामिन D3 उसकी चर्बी में लॉक हो जाता है और वो खून में नहीं आता, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको ज़्यादा लेने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इनमें खास करके हैं जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं, फिनोबार्बिटोल होगी, फेनिटोइन होगी, कार्बिमाजोल होगी, या और भी आपको लिटरेचर पढ़ के ये पता लग सकता है कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। इसके बाद है हमारे बॉडी के ऐसे क्या फैक्टर हैं हमारे अपने, जो विटामिन डी की सिंथेसिस में हमारे रुकावट पैदा करते हैं। देखिए, अगर हम 10 मिनट धूप में बैठे हैं साइंटिफिकली, तो हमारी फेस पे और हमारे हाथों पे और बाजू पे जितनी धूप पड़ती है वो सफिशेंट होती है उस दिन की विटामिन डी की
डोज के लिए, 1 दिन की विटामिन डी की डोज के लिए। लेकिन जो लोगों की स्किन टोन ज़्यादा डार्क होती है उनको ये सन का एक्सपोजर ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि मेलानिन जो पिगमेंट है वो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करने में दिक्कत देता है। तो विटामिन डी जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनमें कम सिंथेसाइज होता है, या उनको एक्सपोजर 25 से 30 मिनट का चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद जो लोग डिसेबल होते हैं, जो धूप में नहीं जा सकते, उनमें कमी दिखने को मिल सकती है। कुछ रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसमें पूरी बॉडी को ढक के रखना पड़ता है, जैसे बुर्का हो गया, या अफ्रीकन ट्राइब्स के कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी को ढक के रखते हैं, चाहे वो धूप में भी हो, तो उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। उसके बाद हमारे जो आजकल की ऑफिस जॉब्स हो गई, जो इंडोर जॉब्स हैं, आजकल तो खेल कूद भी सारा कुछ अंदर ही है करके, तो उसके कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में और हम में देखी गई है। उसके बाद है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी जो चमड़ी है, स्किन है, वो विटामिन डी को अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसके बाद है जो लोग एक्सेसिवली सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं उनमें भी विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके बाद अब विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी हमने देख ली, सिम्टम देख लिए, तो कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जिनको खाने से विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी पूरी हो। तो सबसे पहला है, जैसे आपको मैंने बताया, मशरूम। मशरूम भी ऐसे जो धूप में उगाए हुए हों। यहाँ अगर आपको मशरूम मिले हैं, आप उसको धूप में रखिए, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मछली। उसके बाद एग्स। एग्स का भी है ये फंडा है, अंडे, पूरे अंडे खाने हैं उसकी पीली जर्दी के साथ। क्यों? क्योंकि सारा जो विटामिन डी 3 है वो तो उसके पीले पार्ट में है, फैट सोल्यूबल है ना। बाहर जो वाइट पोर्शन है उसमें विटामिन डी 3 नहीं होता है, उसके येलो पोर्शन में होता है। उसके बाद दूध, जो फोर्टिफाइड दूध होता है, जो कंपनियां पहले ही विटामिन डी डाल के रखती हैं दूध में, ऐसे ही फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आते हैं, ऑरेंजेस भी आते हैं। इसके बाद लीवर हो गया, चीज़ हो गई, ठीक है, या दही वगैरह हो गई, इन चीज़ों में, मीट हो गया, इन चीज़ों में विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद है, देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट अब आएंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो यही पूछते हैं भी सर हम टैबलेट लें, सैशे लें, या ये पीने वाले शॉट्स लें, इंजेक्शन लगवाएं, क्या करें। भी जिसके पास जाते हैं वो अपना बता देते हैं कुछ ना कुछ। देखिए सिंपल सी बात है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, बस फंडा ये है कुछ चीज़ों को अगर हम लें उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है। अगर हम मान लीजिए 3 चीज़ें लेते हैं, जैसे इंजेक्शन को एक बार साइड में रख के, ये बाकी तीनों चीज़ें हमको मुंह से लेनी पड़ती हैं। मुंह में लेने से उसके बाद हमें क्या दिक्कत आ जाती है, हमारी इंटेस्टाइन पे डिपेंड करता है वो कितना अब्जॉर्ब होगा, कितना नहीं। दूसरी चीज़, हम इन चीज़ों को कैसे खा रहे हैं या किस भोजन के साथ ले रहे हैं। अगर हाई फैट डाइट के साथ ले रहे हैं तो अब्जॉर्ब अच्छा होगा, ठीक है। अगर हाई फैट डाइट के साथ नहीं ले रहे हो तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि फैट सोल्यूबल है विटामिन, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में भी सबसे अच्छी चीज़ जो है कैप्सूल, सैशे और शॉट्स में से सबसे अच्छा शॉट्स हैं, क्योंकि ये पहले ही फैट सोल्यूबल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं, इमल्शन बनाए होते हैं। जब हम इनको वीकली लें, मान लो किसी में विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी है, तो ये प्रोडक्ट्स वीकली कंज्यूम करने होते हैं, हर हफ्ते में एक बार। तो हम जो शॉट्स हैं वो सीधे ले सकते हैं। अगर हमने टैबलेट या ये सैशे लेने हैं तो प्रेफरेबली आप दूध के साथ लीजिए, दूध भी जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा हो, हाई फैट, स्किम्ड मिल्क के साथ नहीं, हाई फैट दूध के साथ लीजिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपने दूध के साथ नहीं लेना तो आप दिन की जो भी आपकी हैवी मील है, जो मेन मील है, जो मेन भोजन करते हैं, उसके साथ भी ले सकते हैं। जैसे आप शैशे को दही में डाल के भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन भी 2 तरीके के आते हैं। एक तो जैसे भी आप इंजेक्शन लें, आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेंगे, अगर आपने 100 यूनिट लिए हैं तो वो 100 के 100 यूनिट आपके ब्लड में जाएंगे, ठीक है। अगर आप ओरली लेंगे 100 यूनिट तो उसमें से पता नहीं 80 यूनिट अब्जॉर्ब होंगे, 50 यूनिट अब्जॉर्ब होंगे, 20 यूनिट अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन का ये फ़ायदा है। इसके बाद इंजेक्शन भी 2 तरह के आते हैं, एक तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है, एक 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है। जो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट है उसको मेगा डोज बोलते हैं, जिनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, जैसे 20 के आसपास होते हैं। तो उसको हम 6 मंथली ये इंजेक्शन
एडवाइस करते हैं 6 महीने में एक इंजेक्शन लगा के। जैसे ही विटामिन डी के लेवल नॉर्मल आ जाएं उसके बाद हम उनको वीकली सैशे या शॉट्स एडवाइस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये सारा ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है ये चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यही करेक्ट वे इसमें दिखाया गया है। एक तो आप अपने जो दिन का सबसे बड़ा खाना है उसके साथ विटामिन डी ले सकते हैं, या हाई फैट दूध के साथ ले सकते हैं। क्यों? दूध में मैग्नीशियम होता है और फैट होता है, दोनों विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं। विटामिन डी कैसे नहीं लेना चाहिए? एक तो खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब आप अपना भोजन कर लिया उसके 2-3 घंटे बाद या अगले भोजन के 1-2 घंटे पहले आप ना लें, इन बिटवीन मील्स ना लें, ठीक है। कोशिश करें या तो रात को दूध के साथ लें या एक प्रॉपर मील के साथ विटामिन डी को लें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, अच्छी नॉलेज मिली, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या अगर आपको किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट्स छोड़ सकते हैं भी आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।